हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं समास, यानी कि समास पूरा विस्तार से बताएंगे। आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, बहुत ही कम समय में। एक ही वीडियो की क्लास में आपको पूरा समास बताएंगे विस्तार से। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक, अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिएगा, एक बार दो बार देखिए, पूरा समास समझ में आ जाएगा आपको। फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं। समास। समास यानी कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, देखेंगे। समास यानी कि इसका जो मूल अर्थ है, मूल अर्थ इसका हो जाएगा संक्षिप्त करना या घटाना या फिर कम करना। इसका जो मूल अर्थ है वो इस प्रकार है। अर्थात इसकी जो परिभाषा आप कह सकते हैं, दो पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, रेलगाड़ी, गगनचुम्बी, माता पिता, ये सभी ना, ये सभी समास हैं। राजपुत्र, तो ये सभी समास है। आइए, समास देखिए। समास ये है कि समास के मुख्य चार और कुल 6 भेद होते हैं। आइए देखिए समास क्या है, कैसे। जो पहला है वो नंबरिंग आप कैसे भी करके कर सकते हैं इसका। मान लीजिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। यही दूसरा द्विगु समास, द्विगु समास। और तीसरा आप आगे पीछे कैसे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तत्पुरुष लिख लीजिए, तत्पुरुष, तत्पुरुष। उसके बाद चौथा कर्मधारय, कर्मधारय। अभी दो और बच रहा है। ये देखिए, इसमें पांचवा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। उसके बाद छठवां जो है अव्ययी भाव, एक और बच रहा है ना, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखिए, एक बात आपको बता दें, जो द्विगु समास है, द्विगु, इस द्विगु से निकला है कर्मधारय समास। यानी कि द्वंद्व और द्विगु, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि, ये चार ही समास मुख्य हैं। बाकी तत्पुरुष और कर्मधारय एक दूसरे से निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए पहला बताते हैं भैया। तो आइए, अच्छा बहुव्रीहि देखिए, बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी की, बहुव्रीहि। पहला देखेंगे, यानी कि पहला वाला द्वंद्व समास क्या है आखिर। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में सबसे पहले हम जानेंगे, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो, उसका मतलब हुआ प्रतिस्पर्धा। आइए इसकी परिभाषा देखिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद यानी कि पूर्व और उत्तर, यानी कि पहला और दूसरा दोनों, पहला प्लस दूसरा, दोनों पद प्रधान यानी कि मुख्य हो, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें इसमें योजक चिन्ह का लोप होकर, इसमें योजक चिन्ह और अथवा या शब्दों के पहचान मिलते हैं।
पहचान होते हैं। जैसे जैसे में देखिए, इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण है, जैसे में आप कह सकते हो माता पिता। देखिए यहाँ पर हम समास लिख रहे हैं और इसके नीचे विग्रह, इसके बगल में विग्रह। चलिए समास और विग्रह इसका करके देख लिया जाए। जैसे माता पिता, माता, यहाँ योजक चिन्ह आया कि नहीं आया, योजक, तो इसी योजक की जगह और लगा देंगे, बाकी और कुछ नहीं। और क्या लिख रहा है यहाँ पर, माता और पिता। देखिए विग्रह में और आएगा, लेकिन समास में ये और लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे देखिए आपको बता दें, राजा प्रजा, हम तुम, राजा प्रजा, हम तुम, या दिन रात, यहां पर हो जाएगा राजा और प्रजा, बीच में और लग जाएगा भैया, राजा और प्रजा। उसके बाद देखेंगे हम और तुम हो जाएगा, हम और तुम। तो कहने का मतलब है विपरीत हो, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा हो, भाई बहन हो गया, जैसे माता पिता, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, रात्रि और दिन। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ये अगला जो है, अगला है यानी कि दूसरे नंबर पर जो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, इसमें पहला पद यानी कि जो पूर्व पद है वो पहला पद है और दूसरा पद को उत्तर पद कहा जाता है, ये जानते रहिए। पहला पद संख्यावाची होगा, इसमें क्या होगा, संख्यावाची, और दूसरा पद प्रधान होगा। संख्यावाची विशेषण होता है ये। आइए देखते हैं, जैसे इसमें देखिए चौराहा है ना, चौराहा, तो यहां हो जाएगा चार राहों का समाहार, समाहार, ये चौराहा। देखिए इसमें संख्यावाची है कि नहीं, चौराहा यानी कि चार, पंचवटी में पांच, दोपहर में दोपहर यानी कि संख्या है, नवरात्रि नवरात्रि का समाहार। तो ये हो गया, ये द्विगु जो है संख्यावाची हो गया। पहला पद इसका संख्यावाची, दूसरा है प्रधान पद। पंचवटी जो है, पंचवटी देखेंगे, पांच पंच यानी कि पांच वाटिकाओं का समाहार या समूह, ठीक है। दोपहर देखिए, दो पहर का समूह, यानी कि देखो सब में संख्या आ रहा भैया, सब में संख्या आ रहा है, ठीक है ना। नवरात्रि तो नौ रात्रि का समाहार या समूह, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया आपका द्विगु समास। इसके बाद देखेंगे दूसरा जो है क्या है, तीसरा तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद क्या होता है, यानी कि पहला पद गौण यानी कि सहायक होता है, बस ज्यादा प्रमुख नहीं होता। इसमें जो मेन होता है इसका दूसरा पद होता है, यह प्रधान होता है, मुख्य होता है। एक बात और इसमें है, इसके शब्द कारक चिन्हों से बंधे होते हैं। अब कारक चिन्ह में देखिए, जैसे राजपुत्र है ना, तो यहाँ राजा का पुत्र हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी मिलेंगे कारक। तो यहाँ हो जाएगा, इसका जब विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा घोड़े पर सवार, यानी कि देखिए घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार हो गया। फिर देखेंगे तीसरा जो है रोग मुक्त है एक, और रोगग्रस्त है। रोग मुक्त में क्या है, ये हो जाएगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त यानी कि छुटकारा रोग से। देखिए पाठशाला, पाठ के, ये पढ़ने के लिए, शाला यानी कि घर ना, ये हो गया पाठशाला। रोगग्रस्त, देखिए रोग द्वारा ग्रस्त, यहां पर हो जाएगा रोग द्वारा ग्रस्त। अच्छा एक बात बताइए, कारक में आपको क्या मिलेगा, कारक में कारक जो होते हैं उसमें ने मिलेगा, को मिलेगा, के लिए मिलेगा, ये सब के लिए, पर, से,
ना, ये सभी मिलेगा आपको, द्वारा मिलेगा, तो ये सभी कारक में मिलेंगे आपको। तो ये जो होता है तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास ये कारक चिन्हों से बंधे होते हैं। तो आइए अगला देखते हैं जो चौथे नंबर का है, यानी कि कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास है? इसमें क्या करा है, इसका पहला पद विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण जो विशेष की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, बाकी विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। जैसे काला, नीला, पीला, छोटा, बड़ा, मोटा, ये सब विशेषण में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो एक पॉइंट और है वो है कभी कभी दोनों पद विशेष से हो जाते हैं, जैसे लाल पीला हो जाए, काला सफेद, ये सभी आ सकता है ऐसे करके। देखिए जैसे उदाहरण इसके देखेंगे कर्मधारय समास के, नीलांबुज यानी कि नीला अंबुज, तो ये हो जाएगा नीला अंबुज जैसे, यानी कि अंबुज मतलब कमल, तो नीला कमल ऐसे करके हो जाएगा भैया नीला कमल। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महात्मा, महान है जो आत्मा, पील पांव, देखिए हाथी के जैसा पांव, पैर। ठीक, उसके बाद देखेंगे, देखिए महात्मा, महान आत्मा, विद्या रूपी धन, उसके बाद देखिए विद्या धन का हो जाएगा विद्या रूपी धन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बता दें आपको गगनचुम्बी, नहीं गगनचुम्बी इसमें नहीं आएगा, विद्या रूपी धन, यानी कि ये हो गया आपका कर्मधारय समास। अगला देखेंगे बहुव्रीहि समास। आखिर बहुव्रीहि जो समास है इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी कि कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता, गौण होता है, बस सहायक होता है, बल्कि तीसरा अर्थ निकले, एक शाब्दिक अर्थ से इसके कोई तीसरा अर्थ निकले तो बहुव्रीहि समास होता है। इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये सभी शब्द मिलते हैं भैया। जैसे आशुतोष का हो जाएगा शीघ्र, अभी इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, अर्थात, ऐसे लिखेंगे अर्थात कौन है भैया, शिव जी हैं, इन्हें आशुतोष कहा जाता है। ठीक है ना, अनंग, बिना अंग के या बिना अंग वाला, ये हो जाएगा अर्थात कामदेव जी हैं। अनंग इनको भी कहा जाता है, इनका पर्यायवाची शब्द है। दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो 10 आनंद किसके हैं भैया, रावण के हैं। ठीक है ना, फिर देखेंगे पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, अर्थात, अच्छा जिसका लिखिए, देखिए पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात में लिखेंगे अर्थात कृष्ण, श्री कृष्ण जी। तो इस प्रकार है, देखिए कर्मधारय समास में आपको क्या मिलेगा कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। पहला विशेषण महान, विद्या, नीला, ये सब है। बहुव्रीहि समास में क्या है कि इसमें कोई तीसरा अर्थ निकले, अपना शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ निकाले, तो ये होता है। चलिए भैया हो गया ना। इसके बाद है अगला, वो है अव्ययी भाव समास, वो लास्ट है, अंतिम है, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होता है। इसमें पहला पद
या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। अच्छा, इसका जो पॉइंट है, जिन शब्दों में आवृत्ति पाई जाती है वो भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, तो इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगर इसका विग्रह करेंगे भैया तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन, ठीक है। बारंबार का हो जाएगा बार बार, बार बार। देखिए ये शब्द आया कि नहीं, आवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर आवृत्ति हुआ ना। इसके बाद देखेंगे भरपेट, यानी कि पेट भरकर, ये हो जाएगा पेट भरकर, इसका जब समास विग्रह करेंगे। इसके बाद देखेंगे इधर उधर, तो ये भी हो जाएगा इधर उधर, तो ये भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। देखिए फिर आपका है उपगंगा, उप यहां पर लगा है उपसर्ग, तो ये हो जाएगा गंगा के समीप, गंगा के समीप, ये हो गया। उसके बाद प्रतिवर्ष है, तो यहां पर प्रत्येक वर्ष हो जाएगा, प्रतिवर्ष का प्रत्येक वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार समास समाप्त हुआ। तो हमने 6 समास पूरे विस्तार से आपको बहुत ही कम समय में बताया। ये देखिए अव्ययी भाव है, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग होता है। इसका जो पॉइंट है, जिन शब्दों में आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति हो जाए पाई जाती है, अव्ययी भाव होता है वहां पर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका शब्द जो है यथाशक्ति है, विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका समास हुआ समाप्त।